एक कहानी सुनाते हैं रणनीति की, बंटवारे की और आज़ादी के लिए लड़ने के बिल्कुल नए तरीके की। जरा सोचिए, एक ताकतवर साम्राज्य से लड़ने के दो रास्ते हैं। एक, सड़कों पर उतरकर उसका पूरी तरह से बहिष्कार करना, और दूसरा, उसकी संसद में घुसकर उसे अंदर से ही खोखला कर देना। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही बड़ा और अहम मोड़ था। तो सवाल यही था कि आखिर एक साम्राज्य का विरोध कैसे किया जाए। क्या पूरी तरह से बहिष्कार करके, या फिर सिस्टम के अंदर घुसकर उसे चुनौती देकर। इसी एक सवाल ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक पूरे अध्याय को नई दिशा दे दी थी। देखिए, पहला विश्व युद्ध तो खत्म हो चुका था, लेकिन हिंदुस्तान में माहौल बिल्कुल शांत नहीं था, बल्कि दो अलग अलग वजहों से उठी चिंगारियों ने मिलकर एक ऐसी आग जलाई जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। पहला मुद्दा तो अंतर्राष्ट्रीय था। तुर्की का विशाल ऑटोमन साम्राज्य, उसे तोड़ दिया गया था, और उनके खलीफा, जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु थे, उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। इस बात ने भारत के मुसलमानों में जबरदस्त गुस्सा भर दिया। और दूसरा मुद्दा था हमारे अपने घर का, जलियांवाला बाग का वो भयानक नरसंहार, और उसके बाद जो हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई, उसने तो जैसे जख्मों पर नमक छिड़क दिया। ये एक तरह से खुला धोखा था। अब ये दोनों अलग अलग मुद्दे गांधी जी के नेतृत्व में एक हो गए, और यहीं से जन्म हुआ असहयोग आंदोलन का, जो कि धीरे धीरे इन 4 चरणों में पूरे देश में फैल गया। और जब गांधी जी ने असहयोग की आवाज दी, तो सच में पूरा देश नहीं कहने के लिए उठ खड़ा हुआ। समाज का हर तबका अंग्रेजी हुकूमत से अपना सहयोग वापस लेने के लिए आगे आ गया। आप जरा सोचिए, क्या माहौल रहा होगा। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे देश के बड़े बड़े वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। हजारों स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। किसानों ने लगान देने से मना कर दिया, और सबसे बड़ी बात, महिलाओं ने पहली बार घर की दहलीज लांघकर इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में हिस्सा लिया। ये सच में एक जन आंदोलन था, और इसका आर्थिक असर वो तो चौंकाने वाला था। सिर्फ 1 साल के अंदर भारत में आने वाले विदेशी कपड़ों का जो मूल्य था, वो 102 करोड़ से गिरकर सीधा 57 करोड़ रुपए पर आ गया, मतलब लगभग आधा। और ये समर्थन सिर्फ हवा में नहीं था। आंदोलन को चलाने के लिए एक तिलक स्वराज फंड बनाया गया था, जिसका लक्ष्य था 1 करोड़ रुपए जुटाना, और लोगों ने इतना साथ दिया कि वो लक्ष्य भी पार हो गया। ये दिखाता है कि आम जनता दिल खोलकर इस लड़ाई में अपना योगदान दे रही थी। लेकिन जब आंदोलन अपने बिल्कुल चरम पर था, तो एक छोटे से शहर में एक ऐसी हिंसक घटना हुई जिसने एक बहुत बड़े और विवादास्पद फैसले को जन्म दिया। तारीख थी 4 फरवरी 1922, और जगह थी चौरी चौरा। यहाँ एक विरोध प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। ये घटना आंदोलन के मूल सिद्धांत यानी अहिंसा पर एक सीधा हमला था। इस घटना के बाद गांधी जी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने पूरे असहयोग आंदोलन को वापस लेने का ऐलान कर दिया। उनका कहना था, आंदोलन अनजाने में अपने रास्ते से भटक गया है। लेकिन ये फैसला सिर्फ भावनाओं में आकर नहीं लिया गया था। इसके पीछे कई गहरी वजहें थीं। एक तो ये नैतिक सवाल था कि आंदोलन अहिंसक नहीं रहा। दूसरा, ये अपने कार्यकर्ताओं को अंग्रेजों के क्रूर दमन से बचाने की एक रणनीति भी थी। और साथ ही गांधी जी ये भी समझ रहे थे कि आम जनता हमेशा के लिए त्याग नहीं कर सकती। आंदोलन के अचानक रुक जाने से एक राजनैतिक खालीपन सा आ गया, और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बहुत गहरी वैचारिक दरार पड़ गई। अब कांग्रेस में 2 गुट बन गए। एक थे नो चेंजेस, जो गांधी जी के रचनात्मक कामों को ही आगे बढ़ाना चाहते थे, और दूसरे थे प्रो चेंजेस, जिन्हें स्वराज्यवादी भी कहा गया, और उनके पास एक बिल्कुल नया, एक रैडिकल आइडिया था। तो इन दोनों गुटों की सोच में आखिर फर्क क्या था? वल्लभ भाई पटेल जैसे नो चेंजर्स का मानना था कि हमें बहिष्कार के रास्ते पर ही चलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व वाले स्वराजवादियों का तर्क था कि नहीं, अब लड़ाई बाहर से नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर घुसकर लड़ी जाएगी। परिषदों का बहिष्कार खत्म करो और अंदर जाकर सरकार के काम में बाधा डालो। और देखें, स्वराजवादियों ने सिर्फ बातें नहीं की,
1 जनवरी 1923 को उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और अपनी लड़ाई को सड़कों से उठाकर सीधा अंग्रेजों की विधान परिषदों के अंदर ले गए। एक नया रण क्षेत्र चुन लिया गया था। और कमाल की बात यह है कि उनकी ये रणनीति काम कर गई। 1923 के चुनावों में उन्होंने बहुत सारी सीटें जीती और मध्य प्रांत जैसे कई प्रमुख सूबों में तो वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। और अंदर पहुंचकर वे एक बहुत ही मजबूत विपक्ष साबित हुए। उन्होंने पहला भारतीय स्पीकर चुना, सरकार के बजट को बार बार गिराया, दमनकारी कानूनों को पास होने से रोका और तो और मजदूरों के हक में कानून भी पास करवाए। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सिस्टम के भीतर रहकर भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। अब इस नई रणनीति में अपने ही अंदर एक नई बहस खड़ी कर दी। पार्टी में ही कुछ लोग कहने लगे कि सरकार के साथ कुछ मुद्दों पर सहयोग करना चाहिए, जबकि दूसरे कहते थे कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ विरोध का रास्ता ही सही है। पार्टी इसी सवाल पर बंटने लगी। फिर 1925 में उनके सबसे बड़े नेता CR दास की दुखद मृत्यु ने पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका दिया। इसके बाद पार्टी कमजोर होती चली गई और आखिर में उसका वापस कांग्रेस में विलय हो गया। स्वराजवादियों का ये प्रयोग भले ही ज्यादा लंबा ना चला हो, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत ही शक्तिशाली और जरूरी सवाल छोड़ गया। बदलाव लाने का सबसे असरदार तरीका क्या है? सिस्टम का बाहर से बहिष्कार करना या उसके अंदर जाकर उसे बदलना? ये एक ऐसी बहस है जो उस दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक थी जितनी आज।